Good morning, students. Today we are going to discuss the NTSC test Social Science that is recently conducted. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 to 40. Almost all the students did very well in this test and one or two students got 36, 37, 35 also. तो लेकिन आप लोग और अच्छा कर सकते थे. So let's discuss about each and every question and their answers. So start with the first question. Which of the following statements about the second backward classes commission is true? Second backward classes commission आपको याद आया होगा थोड़ा बहुत. इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है. बीपी मंडल was the head of this commission. एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी. Statement A, it was appointed by the government of India in 1979. This statement, BP Mandal was the head of this commission. It gave its report on 31st October 1989. Select correct option. अब हमें देखना है कि तीनों स्टेटमेंट हैं और तीनों में से कौन कौन से करेक्ट हैं. तो ऑप्शंस देखने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट है. 1979 में अपॉइंट हुआ था, दिस इज करेक्ट. बीपी मंडल वॉज द हेड ऑफ दिस कमीशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट गेव इट्स रिपोर्ट ऑन 31st October 1989. ये गलत है क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो वो 1980 में ही आ चुकी थी. सो इट इज रॉन्ग सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस अबाउट द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. तो ए और बी दोनों सही हैं, ए एंड बी. ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ए ऑप्शन में ए एंड बी करेक्ट दे रखा है. सो दिस इज करेक्ट आंसर. ए एंड सी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. बी और सी, इसमें भी सी आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में सी आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा. और इन तीनों में ही सी आ रहा है, राइट. एक में सी नहीं आ रहा जो हमारा आंसर हो गया. दिस वॉज अबाउट द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वीडियो में आपको बताया था कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है वो 29 जनवरी 1953 को अपॉइंट किया गया था. कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम और काका कालेलकर जो थे वो इसके हेड थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दे दी थी. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज काका कालेलकर कमीशन. काका कालेलकर कमीशन आपको याद रखना है. काका कालेलकर कमीशन वॉज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. कंसिडर द ऑर्डर ऑफ ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में तो आप इजीली अच्छे से जानते हैं कि कौन से प्राइम मिनिस्टर सीक्वेंस इनका. तो हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर हमें इनका देखना है, राइट. नीचे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे हमें देखना है और उसके लिए हमें इनका टेन्योर पता होना चाहिए. लाल बहादुर शास्त्री 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में 1964 टू 1966 इनका टेन्योर था. आफ्टर दैट नरेंद्र मोदी आपको पता है 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई थी. उसके बाद में ये अभी तक 2020 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं. राजीव गांधी जो थे वो 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया था उनका, और तब से लेकर और 1989 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे. मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर. 1977 में जो गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, वो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया. ये आपको याद रखना है. द फर्स्ट नॉन कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, जनता पार्टी 1977, जिसमें पहली बार कांग्रेस हार गई थी. तो 77 से 79 तक ये रहे. इसके बाद में वीपी सिंह जो है ये 1989, याद होगा आपको, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उनको रिकमेंडेशंस को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 1989 टू 90. तो अब देखते हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस टाइप से. तो सबसे पहले आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66 तक रहे. इसके बाद में दूसरा जो है हमें दिख रहे हैं इसके बाद 1977, ठीक है. तो ए एंड डी
ये हमारा सीक्वेंस बन चुका है ए एंड डी। अगर आप चाहें तो ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं ए एंड डी इस ऑप्शन में आ रहा है, तो बी को आप बिना आगे के ऑप्शन देखे भी करेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ए आफ्टर दैट डी, इसके बाद में आता है राजीव गांधी 84, और फिर उसके बाद में आता है 89 ई, एंड आफ्टर दैट लास्ट में आएगा नरेंद्र मोदी। इट मीन्स बी ऑप्शन। सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, D, C, E, B. It means B option. Clear? Okay. Come to the next question. Question number 3. It's very easy question. Which Amendment Act is related to the removal of the provision of nomination of Anglo-Indian members in Lok Sabha by the President of India? Recently, this Amendment Act was passed, and according to this Amendment Act, Anglo-Indian community 2 members have been nominated by the President of India in Lok Sabha. अभी तक आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है, 2, और वो कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन अब जो है वो इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, कि अब 2 मेंबर्स हैं, दे विल नॉट बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रिमूव किया गया है? चलिए बात करते हैं। 101, 102, 103 एंड 104। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 8 जनवरी 2019 को पास हो गया था। इससे पहले लोकसभा ने इसको पास किया, फिर उसके बाद 8 जनवरी को राज्यसभा ने पास कर दिया था, और इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न हटा दिया गया है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे तो 2 मेंबर्स आर नॉट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके साथ में इसमें एक और प्रोविज़न था एससीज और एसटीज़ का, उनका जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में वो कंटिन्यू कर दिया गया नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से आपका डी आंसर इसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम। बिल्कुल ठीक बात है ये, इट्स वेरी जनरल थिंग यू नो कि रिकॉग्निशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन से ही मिलता है, और चुनाव चिन्ह जिसको हम इलेक्शन सिंबल कहते हैं वो भी मिलता है। टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का ही होता है। टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो वोटर्स लिस्ट होती है इलेक्टोरल रोल वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं पीरियडिकली टाइम टू टाइम, और एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स, और एलिजिबल जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किए जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन ए ओनली ए, बी ए एंड बी, सी बी एंड सी, एंड डी ए बी एंड सी। तो इस तरह से ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें फंक्शंस आपको इजीली सारे पता लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी लिव्स इन द वेलोन रीजन इन बेल्जियम? वेलोन रीजन बेल्जियम में पर्टिकुलरली लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, और वहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, वेलोन, फ्लेमिश और जर्मन, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम। तो वेलोन में कौन रहते हैं? डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, नन ऑफ अबाउ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लिव इन वेलोन रीजन जो कि साउथ में है। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, दैट इज इन नॉर्थ। Which schedule of our constitution prescribes 22 languages as scheduled languages? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं? 22, और ये कौन से शेड्यूल में दी हुई हैं? दिस इज इन 8th शेड्यूल, राइट? इट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज, 8th शेड्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेज। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Who wrote the following lines? We remain strangers even after so many meetings. Blood stains remain even after so many rains. ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लाइन बताई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़ एंड बी बांगुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया फैज़ अहमद फैज़। आपकी NCERT से क्वेश्चन आया हुआ है।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिजा प्रसाद कोइराला was chosen as the new prime minister of the interim government in Nepal in 2006। आपको याद होगा जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो 2006 में गिरिजा प्रसाद कोइराला को मूवमेंट के बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो वो किसने बनाया था? ज्ञानेंद्रा ने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किंग थे उस टाइम। फिर उसके बाद उनको रिमूव कर दिया गया था। SPA मीन्स 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और पीपल ने, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसके इलेक्शन नहीं हुए थे, इसलिए पीपल का कोई मतलब नहीं आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, SPA 7 पार्टी अलायंस। ये जो पार्टीज का जो ग्रुप था उन्होंने इनको एक तरह से चूज कर लिया। गेटिंग माई पॉइंट? नॉट इलेक्टेड, चूज कर लिया गिरिजा प्रसाद कोइराला को। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आप साथ साथ में नोट भी करते रहे, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुने और नोट कर लें। विच पार्टी केम टू पावर इन बोलिविया इन 2006? 2006 में बोलिविया में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कौन सी पार्टी थी? इन तीनों में से बोलिविया के अंदर जो सबसे फेमस पार्टी है दैट इज सोशलिस्ट पार्टी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 10th में चलते हैं। सेलेक्ट अ रॉन्ग पेयर ऑफ नेशनल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ईयर। कौन सी पार्टी कौन से ईयर में बनी, उसके साथ में पेयर दे रखा है, तो हमें रॉन्ग पेयर ढूंढना है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में ही बनी थी, कांशीराम ने बनाई थी। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये 1999 में ही बनी थी, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर, ये 3 लीडर ने मिलकर बनाई थी। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1985 में बनी थी, ये लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 1885 आएगा। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग पेयर है, यहाँ पे 1885 आना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग पार्टीज विद द कंसर्न्ड स्टेट्स। जो स्टेट हैं, ये स्टेट पार्टीज के बारे में है डेफिनेटली ये क्वेश्चन, और नीचे कोड दे रखे हैं, तो उनमें से हमें एक करेक्ट जो है उसको सेलेक्ट करना है। देखिए ढूंढते हैं पहले। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये झारखंड की पार्टी है, तो इसका आ गया झारखंड 3। तो A का 3 आप ढूंढ लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने का तरीका यही होता है कि हम पहले अगर जो हमें आंसर मिल गया, जो हम कंफर्म है जिसके बारे में, अगर मान लो हमें पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की ही पार्टी है, तो हम क्या करेंगे, A को 3 से मैच करता हुआ कोड ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक कोड हमें मिल गया, दिस इज A, राइट। तो हमारा आंसर A है, इसमें टाइम खराब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दूसरे में भी आ जाता तो हमें फिर कन्फ्यूज़न होता और हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते। तो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है, ये डेफिनेटली बंगाल की जो है पार्टी, तो इसमें वेस्ट बंगाल 1 पे है डेफिनेटली। जनता दल सेक्युलर, एक JDU है, एक जनता दल सेक्युलर है। जनता दल यूनाइटेड तो बिहार की पार्टी है और जनता दल सेक्युलर जो है वो कर्नाटका की पार्टी है, राइट। तो C का 4 भी इसी में है, B का 1 भी इसी में है। TDP जो है वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तो D का 5 भी इसी में है। और SDF सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो सिक्किम की पार्टी है, तो ये इसी में है 2। तो A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट। एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा फेमस है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 इसमें पास हुआ था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ इज रिलेटेड टू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट से इसका रिलेशन है? तो 44th अमेंडमेंट, ये तो 1985 में पास नहीं हुआ था, ये 1978 में पास हुआ था। 52nd अमेंडमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। हालांकि 61st अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए 1989 में पास हुआ था, और ये वोटिंग एज इंडिया में घटाया गया था, 18 ईयर्स कर दिया गया था इसके अकॉर्डिंग। 73rd अमेंडमेंट ये 1992 का है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो B जो है वो करेक्ट आंसर है इसका 1985 में 52nd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाइएस्ट HDI रैंक? बहुत ही सिंपल सा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। दिस इज प्रेजेंटेड बाय UNDP, राइट। UNDP जो है इसमें पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और लिटरेसी रेट, तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इसमें हाईएस्ट रैंक देखते हैं इन चारों कंट्रीज़ में से। श्रीलंका का हाईएस्ट रैंक 2017 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो
ये 2017-18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 76। और नेपाल का तो और भी डाउन है, 149 है, पाकिस्तान का इससे भी ज़्यादा डाउन है, 150 है, इंडिया का इसमें 130 रैंक था, तो इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आंसर। हर क्वेश्चन में एक असर्शन है और एक रीजन है। हमें इन चार ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। बोथ ए एंड आर मीन्स असर्शन एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं और इनमें मार्क्स लेना भी आसान होता है। अगर इस तरह से आप समझ लेते हैं एक बार इनको, तो आपको इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहला, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू 2017। ये एक रिपोर्ट आती है WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रेजेंट करता है। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों आता है रीजन में देखते हैं। क्या इस स्टेटमेंट का ये रीजन है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज $1820 पर एनम इन 2017 अकॉर्डिंग टू WDR। इंडिया की जो इनकम थी वो $1820 पर एनम 2017, ये पर कैपिटा इनकम हो गई। तो इसीलिए इसको हम किस में काउंट करेंगे, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि $12,056 और इससे ज़्यादा, ये तो आगे रिच कंट्रीज, और $955 और इससे कम, ये आगे लो इनकम। तो जो बीच की कंट्रीज हैं वो मिडिल इनकम कंट्रीज बच गई। तो इंडिया की जो ये इनकम है ये 12,056 से नीचे है और $955 से ऊपर है। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लो मिडिल इनकम कहेंगे इंडिया को। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15 लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबाउ एज ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है। 7 ईयर्स और इससे ज़्यादा का कोई भी पर्सन जो लिख पढ़ सकता है किसी भी लैंग्वेज को, उसको हम लिटरेट कहते हैं। लिटरेसी रेट इससे मेजर किया जाता है। दिस इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। रीजन, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका और इसका कोई रीज़न या इसके कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है कि इस स्टेटमेंट का ये रीज़न है। राइट, देयर इज नो कनेक्शन। तो इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन। रुपीज करेंसी है इंडिया की। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में डॉलर, पाउंड ये सब नहीं चलता है, इंडिया में रुपीज चलता है। तो रुपीज क्या है, रुपीज से ही आप सामान खरीदते हैं, तो इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रीजन में लिखा हुआ है करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस करेंसी को ऑथोराइज कर रखा है, इसलिए तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो असर्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय आर। तो इसलिए क्या हो गया, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, बोथ आर ट्रू। असर्शन एंड रीजन, सबसे पहले तो यही देखना होता है ना हमें कि असर्शन या रीजन दोनों करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है तो फिर हम देखेंगे क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो डेफिनेटली इट इज डूइंग and both are true, correct, and R is the correct explanation of assertion means A. तो A is the correct answer of question number 16th. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Assertion, the Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. फॉर्मल सोर्सेज जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, इसको कौन मतलब सुपरवाइज करता है, RBI। तो दिस इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू, करेक्ट। रीजन में चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन रूरल इंडिया, गाँव में ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं, दे टेक लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे हमने बात की, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़,
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से। तो गरीब लोगों को तो वहाँ से लोन मिलता ही नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी आप पढ़ के देखेंगे, ऑप्शन सी में ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो कई देशों में एक साथ काम करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। दिस इज करेक्ट, क्लियर। आफ्टर दैट, इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स जो कि लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ सकते हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं प्रोडक्शन के। तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हुआ, क्लियर। तो इसलिए क्या हो गया, एमएनसीज तो कई कंट्रीज में जा रही है ना। अगर इंडिया की बात होती तो हम इसको थोड़ा सोच सकते थे कि ये भी हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ट्रू दोनों है। तो इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, टुडेज वीडियो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। असर्शन soon after the resignation of the Congress minister in the provinces in 1939 में प्रोविंसेस में कांग्रेस के लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया था उन्होंने, डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939 को। ये तो असर्शन हो गया। रीज़न में क्या है? रीज़न में है बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड एंड ज्वाइंड डे ऑफ डिलीवरेंस। ये भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हुआ क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने ठीक है इसको मुस्लिम्स को सपोर्ट किया और डे ऑफ डिलीवरेंस को सपोर्ट किया। इसके साथ में ईवी रामास्वामी नायकर ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, क्योंकि वो तो मुस्लिम लीग में थे ही, राइट। तो इस तरह से दोनों करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर आ गया बी। Getting my point? B means both are correct, but R is not correct explanation of A. And this is today's last and final question, which is a false statement about the Consumers International. Which is a false statement about the Consumers International. Consumers International के बारे में आपने कंज्यूमर राइट्स में पढ़ा, और मैंने आपको जो बताया था, ये वीडियो जब हमने बनाया था और चैप्टर को पढ़ाया था कि 1 अप्रैल 1960 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। दिस इज़ करेक्ट। इट्स थीम फॉर 2020 इज द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जेनेवा एंड इट्स अम्ब्रेला बॉडी फॉर विद मोर देन 100 कंट्रीज। तो ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन सी जो है वो करेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके साथ में कुछ और क्वेश्चन भी आपके तैयार हो गए, राइट। और ये भी उम्मीद है कि आगे से अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं इनसे रिलेटेड तो आप गलत नहीं करोगे, क्लियर। अच्छे से रिवाइज करते रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और से लेकर 40 तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।